नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त संजीव श्रीवास्तव और आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स एंड नेचर, इस पर आपका सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश विद्युत सेल। ये दो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव समझने से पहले थोड़ा सा इसकी जो पहले की जो थ्योरीज है जो प्रकाश से संबंधित है उसकी एक छोटी सी हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहले के वीडियोस में जैसे मैंने आपको बताया और आप सब जानते भी हैं कि सबसे पहले न्यूटन का कणिका सिद्धांत आया, जिसने बताया कि प्रकाश जो है कणिकाओं के रूप में गमन करता है। फिर हाइगन का सिद्धांत आया जिसने बताया प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में गमन करता है, और उन्होंने ईथर माध्यम की भी कल्पना की और इन प्रकाश की तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग माना था। बाद में मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी दी और उन्होंने बताया कि ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है, और उसके बाद में फिर प्लांक का सिद्धांत आया। तो ये एक इसके पहले का जो डेवलपमेंट है। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है इसकी हम चर्चा अब यहाँ से आगे करने वाले। तो हम शुरू करते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से। सन 1900 में प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, तत्वों के रेखामय स्पेक्ट्रम यानी लाइन स्पेक्ट्रम और ऊष्मा विकिरण, इनको समझाने के लिए क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। क्वांटम सिद्धांत क्या है इसको देखते। तो क्वांटम के सिद्धांत में यहाँ पर मुख्यतः नियम जो है वो हम देखते हैं कि प्लांक के अनुसार विकिरण का उत्सर्जन अथवा अवशोषण सतत न होकर निश्चित ऊर्जा के बंडलों या पैकेट के रूप में होता है, जिन्हें फोटॉन कहा जाता है। प्रत्येक फोटॉन में निश्चित ऊर्जा और संवेग होता है, जिसका मान फोटॉन या विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है। यदि विकिरण की आवृत्ति न्यू हो और तो प्रत्येक फोटॉन की जो ऊर्जा है वो E बराबर h न्यू हो जाएगी और संवेग P बराबर h न्यू बाय c हो जाएगा। यहाँ पर h प्लांक का नियतांक है, जिसका मान 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और c प्रकाश का वेग या चाल है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। तो प्लांक के सिद्धांत से ऊर्जा का वितरण किस प्रकार से होता है बेसिकली ब्लैक बॉडीज़ में या कृष्ण पिंडों में, इसको समझाने में सफलता हासिल हुई। अब चूँकि प्लांक ने फोटॉन की यहाँ पर बात की, तो फोटॉन के कुछ गुणधर्म वो भी समझना जरूरी कि फोटॉन एक्चुअली क्या होता है। तो फोटॉन का द्रव्यमान शून्य होता है, यह द्रव्यमान रहित होता है। फोटॉन विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, अतः जब भी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजरेंगे इनकी दिशा परिवर्तित नहीं होगी। यदि फोटॉन विराम अवस्था में है तो इनकी ऊर्जा शून्य होगी, यानी इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। फोटॉन ऊर्जा और संवेग रखते हैं, जिसका मान मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, E बराबर h न्यू और P बराबर hc बटे लैम्बडा, h न्यू बटे c या h बटे लैम्बडा के बराबर होगा। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा फोटॉन को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। निर्वात में सभी फोटॉन समान चाल से गति करते हैं। फोटॉन के कुछ और गुणधर्म, जब कोई फोटॉन विभिन्न माध्यमों में से होकर गुजरता है तो उसकी आवृत्ति वही रहेगी, उसकी चाल बदल जाएगी, उसकी तरंग बदल जाएगी, लेकिन उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी वही रहती है। यदि फोटॉनों में संघट्ट हो रहा है, टक्कर हो रही, कोलिजन हो रहा है, तो उनकी कुल ऊर्जा और कुल संवेग संरक्षित रहेंगे। भले ही फोटॉनों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कुल ऊर्जा और कुल संवेग क्या होंगे वो नियत रहेगा। किसी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, किंतु किसी दिए गए क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले फोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है। प्रकाश की तीव्रता से मतलब ये है कि फोटॉनों की संख्या यदि बढ़ गई तो पर सेकंड प्रति क्षेत्रफल
में से निकलने वाले या पहुंचने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी। फोटोन का जो मास के लिए जो फॉर्मूला है वो है m बराबर hν/c या h/c लैम्बडा। अब चूँकि प्रकाश के तरंग की बात हो रही है, प्रकाश के कण की भी बात हो रही है, तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्रकाश की या तरंग की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, क्या होता है। ये जो सामने आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें दो तरह की तरंग दिख रही है। एक जिसमें लिखा है शॉर्ट वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि तरंग दैर्ध्य तो छोटी हो गई है, तो जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य छोटी हो जाएगी उसके कंपन की संख्या बढ़ जाएगी। यदि तरंग बड़ी है, तरंग दैर्ध्य बड़ी है, जैसा नीचे वाले डायग्राम में दिख रहा है लॉन्ग वेवलेंथ, तो जो फ्रीक्वेंसी है या आवृत्ति है वो हो जाएगी कम हो जाएगी, और आवृत्ति कम हुई तो फोटोन की ऊर्जा भी कम हो जाएगी। अब आगे के देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की यहाँ पर हम बात करते हैं। जब किसी धातु की सतह पर विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे एक्स किरणें हुई, पराबैंगनी प्रकाश हुआ, दृश्य प्रकाश हुआ, यदि डाला जाए तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने की घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। किसी भी क्षारीय धातु पर दृश्य प्रकाश गिरने पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव नज़र आता है, जबकि किसी भी धातु पर यदि एक्स किरणें गिराई जाएं तो लगभग सभी धातुएं प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का डायग्राम यहाँ देख लेते हैं। पहला वाला जो डायग्राम है इसमें धातु की प्लेट पर एक फोटोन गिरता नज़र आ रहा है, जिसकी ऊर्जा hν द्वारा प्रदर्शित है। धातु के सतह के नीचे एक इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है, और पास में आप देखेंगे तो आपको φ0 लिखा दिख रहा है। ये φ0 से मतलब ये है कि यदि फोटोन जो गिर रहा है, आपतित हो रहा है, उसकी यदि ऊर्जा hν है तो इसकी hν ऊर्जा का एक हिस्सा φ0 इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से सतह तक लाने में खर्च हो जाएगा, और बाकी बचा जो ऊर्जा है वो इसकी गतिज ऊर्जा यानी 1/2 mv² के रूप में दिखाई देगा, और यही जो है आइंस्टीन का समीकरण बनता है। दूसरा डायग्राम में प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है वो देख लेते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम में पहला नियम है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। धातु पर प्रकाश आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, यानी प्रकाश जैसे धातु पर आपतित होता है धातु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, इसमें कोई भी देर या डिले नहीं होता। सेकेंड लॉ, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश में उपस्थित फोटोनों की संख्या या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। इसमें आपतित प्रकाश की आवृत्ति का कोई महत्व नहीं होता। इसको समझते हैं। यदि गिरने वाले प्रकाश में फोटोनों की संख्या ज़्यादा है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज़्यादा होगी, यानी विद्युत धारा का परिमाण ज़्यादा होगा। यदि प्रकाश की आवृत्ति को यदि कम या ज़्यादा किया जाए लेकिन फोटोनों की संख्या वही रखी जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब यह है। थर्ड, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, यह भी हमने समझ लिया। फोर्थ, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। यह गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। ये फोर्थ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका मतलब यह है कि यदि हम आपतित होने वाले प्रकाश की आवृत्ति को यदि बढ़ाएं तो निकलने वाला या उत्सर्जित होने वाला
इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती चली जाएगी। पांचवा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं। आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज़्यादा या कम से कम बराबर होना चाहिए। इसको समझते हैं। देहली आवृत्ति ये मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ, पर यह वो कम से कम आवृत्ति है। इससे कम आवृत्ति का यदि फोटॉन यदि किसी धातु की सतह पर गिरता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। अब ये जो नियम अभी हमने देखे 5 नियम, इसमें से एक नियम जो है उसे यहाँ पर ग्राफ के द्वारा समझाया जा रहा है। इसमें आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पर फोटो करंट है और एक्स एक्सिस पर वोल्टेज है। बेसिकली ये इसमें 3 कर्व आपको दिख रही है। एक पहले पे लिखा I1, दूसरे पे I2, तीसरे पे I3, और ये तीनों कर्व पीछे -x एक्सिस पर किसी एक बिंदु पर मिल रही है। जिस बिंदु पर ये तीनों कर्व मिल रही है उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी इसका मतलब ये है कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव यदि हम का उसका यदि प्रयोग करें तो यह वह नेगेटिव पोटेंशियल है जितना लगाने पर विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। तो I1, I2, I3 क्या दिखाता है? I1 है I1 जो है वो विद्युत धारा है जो I2 से कम है, और I3 की सबसे अधिक विद्युत धारा है। तो सबसे अधिक विद्युत धारा कब आएगी? जब फोटोनों की संख्या ज़्यादा होगी, यानी फोटोनों की तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होगी। तो प्रकाश की तीव्रता यदि कम हुई तो I1 कर्व मिलेगा, उससे थोड़ी ज़्यादा हुई तो I2 कर्व मिलेगा, प्रकाश की तीव्रता और ज़्यादा हुई तो I3 कर्व मिलेगा। मैं समझता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। देहली ऊर्जा या कार्यफलन समझते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को किसी धातु की सतह से मुक्त करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस न्यूनतम ऊर्जा के मान को देहली ऊर्जा या कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit the electron from the surface of a metal या at the surface of the metal। इसका फॉर्मूला क्या है? W बराबर h न्यू जीरो, जहाँ पर न्यू जीरो जो है वह देहली आवृत्ति है। ठीक है, यदि तरंग दैर्घ्य के रूप में लिखना हो तो वर्क फंक्शन या W या फाई जीरो, इसको फाई जीरो से भी दिखाते हैं, ये hc बटे लैम्बडा जीरो के बराबर हो जाएगा, जहाँ पर c जो है प्रकाश का वेग है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अभी हमने थोड़ी देर पहले 5वां जो पॉइंट आप प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम में आया था, किसी धातु पर आपतित प्रकाश या विकिरण की न्यूनतम वह आवृत्ति जो जब धातु के किसी इलेक्ट्रॉन पर गिरती है, सतह पर गिरती है, तो वह इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से मुक्त हो जाता है। अर्थात धातु की सतह से किसी इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए न्यूनतम वह आवृत्ति का विकिरण जो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवाने के लिए आवश्यक हो, विकिरण की उस आवश्यक आवृत्ति को देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे न्यू जीरो से दिखाया जाता है। अब ये ग्राफ है, इसे आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए सभी बच्चे। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और प्रकाश की आवृत्ति के बीच का ये ग्राफ है। वाई एक्सिस पर दिख रहा है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा और एक्स एक्सिस पर दिख रहा है प्रकाश की आवृत्ति। देखिए एक्स एक्सिस पर यदि बात करें तो जीरो से लेकर न्यू जीरो तक के बीच में जो है कर्व नहीं है, लेकिन न्यू जीरो से कर्व शुरू हुआ और इसका एक ढलान है, ये ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया। न्यू जीरो के पहले ये कर्व शुरू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि न्यू जीरो जो है ये देहली आवृत्ति है। जब तक देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का फोटोन नहीं गिरेगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। इसलिए न्यू जीरो पर करंट की वैल्यू कितनी है? 0 है। जैसे जैसे प्रकाश की आवृत्ति न्यू जीरो से बढ़ती चली जाएगी, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी बढ़ती चली जाएगी। यदि न्यू जीरो को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो ये नीचे जाएगा और नेगेटिव एक्सिस पर जिस बिंदु पर मिल रहा है, जहाँ पर लिखा है -b, ये -b एक्चुअली इसका कार्यफलन दिखा रहा है।
या ऐसा कहा जाए ये नेगेटिव पोटेंशियल दिखा रहा है और 0 से 50 तक, 0 से न्यू 0 तक का ये कार्यफलन दिखाता है। दहली तरंग दैर्घ्य अभी हम थोड़ी देर पहले समझा, किसी धातु की सतह से आपतित विकिरण की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो धातु पर गिरे तो धातु से इलेक्ट्रॉन मुक्त या उत्सर्जित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे लैम्बडा 0 से दिखाते हैं, फार्मूला hc/λ0। तो जैसे दहली आवृत्ति में न्यू 0 से अधिक होना चाहिए, है ना, उससे अधिक हुआ तो ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वैसे ही चूँकि लैम्बडा इस फॉर्मूले में नीचे आ रहा है ना, इसलिए यह अधिकतम आवृत्ति है, उसका जस्ट रिवर्स होता है। तो इस आवृत्ति से यदि इस तरंग दैर्घ्य से यदि कम तरंग दैर्घ्य होगी तो ही जो है फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। अब ये एक बहुत सुंदर यहाँ डायग्राम है। धातु की सतह आपको दिख रही है, पोटेशियम की सतह है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए कार्यफलन दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहाँ लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए। अब इस पर 3 अलग अलग रंग के फोटोन का गिरना दिखाया हुआ है। पहला है लाल रंग का, उसके पास में लिखा है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, और लाल रंग का जो फोटोन गिर रहा है इसकी तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर और इस वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य के करस्पॉन्डिंगली एनर्जी है 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चूँकि एनर्जी ही कम है, इस तरंग दैर्घ्य के लिए एनर्जी कम है और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उत्सर्जित होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और यहाँ है 1.7, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये 700 नैनोमीटर जो है अधिकतम तरंग दैर्घ्य है। फिर यदि और आगे आए, हरे रंग का यहाँ पर एक फोटोन गिर रहा है, डायग्राम में अलग अलग रंगों से दिखाया हुआ है। 550 नैनोमीटर का एक फोटोन या तरंग गिर रही है, जिसके करस्पॉन्डिंगली ऊर्जा जो है वो 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और चाहिए थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें ऊर्जा ज़्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा तो खर्च हो गई, बची 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलते समय गतिज ऊर्जा प्रदान की, जिसका मान यहीं पर दिखाया है अधिकतम गतिज ऊर्जा Vmax द्वारा, वो है 2.96 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यदि अब तरंग दैर्घ्य को और कम कर दिया जाए, तरंग दैर्घ्य कम हो रही है यानी क्या, इसका मतलब है आवृत्ति बढ़ती जा रही है। अब तरंग दैर्घ्य और कम हो गई, वो हो गई 400 नैनोमीटर, तो इसके करस्पॉन्डिंगली ऊर्जा हो गई 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब यहाँ देखिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो है अधिकतम गतिज ऊर्जा पहले से बढ़कर और ज़्यादा हो गई, 6.22 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड हो गई है यहाँ पर। ठीक है, अब हम साफ साफ यहाँ अभी तक हम समझ गए कि जब भी किसी धातु की सतह पर hν ऊर्जा का यदि फोटोन यदि गिरता है तो इसकी ऊर्जा का एक हिस्सा कार्यफलन यानी φ0, जो यहाँ पर समीकरण में hν 0 से दिखाया गया है, उसमें चला जाएगा, और यदि उसमें अभी ऊर्जा और बची है तो यह ऊर्जा उस उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में चली जाती है। और गतिज ऊर्जा का सूत्र आप जानते हैं 1/2 mv² होता है। अतः आइंस्टीन का समीकरण या आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या हो जाएगा, hν बराबर hν 0 + 1/2 mv², फॉर्मूला हो गया। तो ये यहाँ तक हुआ प्रकाश विद्युत प्रभाव और इसके बेसिक्स। अब प्रकाश विद्युत प्रभावों के आधार पर प्रकाश विद्युत सेल बना, तो हम प्रकाश विद्युत सेल की बात कर लेते हैं। प्रकाश विद्युत सेल क्या है, वह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यदि रचना या बनावट के आधार पर प्रकाश विद्युत सेल का यदि क्लासिफिकेशन करें तो यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रकाश उत्सर्जक सेल, दूसरा प्रकाश वोल्टीय सेल और तीसरा प्रकाश चालकीय सेल। प्रकाश उत्सर्जक सेल के 2 प्रकार होते हैं, एक है निर्वात प्रकाश विद्युत सेल और दूसरा गैस युक्त प्रकाश विद्युत सेल।
हम यहाँ पर इस सेशन में प्रकाश विद्युत सेल या निर्वात प्रकाश विद्युत सेल की बात करेंगे। आपके सामने जो चित्र अभी दिख रहा है, इसमें एक ये ग्लास का बल्ब जैसा है और इसके अंदर आपको एक जगह C लिखा दिख रहा है और एक जगह A लिखा दिख रहा है। ये C जो है ये कैथोड, इस पर जब प्रकाश गिरता है तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो ये इमिटर की तरह कार्य कर रहा है। और इसको बैटरी के ऋण से जोड़ा हुआ है। आप नीचे देखेंगे तो बैटरी के ऋण से जुड़ा है, बैटरी B लिखा है वहाँ पर। और इस परिपथ में एक माइक्रो एमीटर भी जुड़ा हुआ है। बैटरी के धन से एक दूसरा माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर से ऊपर गया एक जगह A लिखा है, ये एनोड है। और चूंकि धन से जुड़ा है इसलिए ये धनात्मक विभव पे हो गया और C जो है ऋणात्मक विभव पे हो गया। तो जब प्रकाश इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पर गिरता है ना, ये संवेदी प्लेट है जिस पर प्रकाश गिरने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना है। तो C यानी कैथोड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और उत्सर्जित होकर जाएंगे कहाँ, जहाँ उन्हें धनात्मक विभव दिखेगा। धनात्मक विभव किसको दिया है, A को दिया है, अतः A की ओर ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन A की तरफ चलेंगे तो बाहरी परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। इसकी ये रचना है। ये कांच या क्वार्ट्ज का बना एक बल्ब होता है जिसके अंदर पूर्णतः निर्वात होता है। इसके भीतर एक अर्धबेलनाकार प्रकाश संवेदी धातु की प्लेट C होती है। यह प्लेट कैथोड उत्सर्जक का कार्य करती है। बल्ब में सीधा या वृत्ताकार तार लगा होता है जो एनोड संग्राहक का कार्य करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है। कैथोड और एनोड को बाहरी परिपथ से जोड़ने के लिए एक एक तार बाहर निकाल देते हैं। आपने देखा है ये तारों को हमने बैटरी से, प्रतिरोध से, माइक्रोमीटर से जोड़ दिया और जब प्रकाश किरणें कैथोड पर आपतित होती हैं तो वहाँ पर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर एनोड की ओर चलते हैं जिससे बाहरी परिपथ में धारा बहने लग जाती है। यह धारा का मान बहुत कम होता है, अतः इसे प्रवर्धक या एम्पलीफायर की सहायता से इस धारा का मान बढ़ा लिया जाता है और फिर इसको उपयोग में लाया जाता है। इसके क्या उपयोग है, तो प्रकाश विद्युत सेल के उपयोग, वैक्यूम फोटो इलेक्ट्रिक सेल के जो उपयोग है वह पहला है चोर घंटी के रूप में, यानी गेट के आसपास इसको लगा दिया जाता है। जब चोर आता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है और वो जो घंटी है बजने लग जाती है। फिर टेलीविज़न में, सिनेमा घरों में ध्वनि के पुनरुत्पादन में, रिवर्बरेशन में, सड़क की बत्तियों को शाम के समय जब सूर्य डूब जाता है तो सूर्य डूबने पर चूँकि सनलाइट गिरना बंद हो जाती है तो इसका सर्किट जो है चालू हो जाता है। सर्किट चालू होने से जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की से आने वाली जो करंट है वो ट्यूबलाइट्स में, बत्तियों में आने लग जाती है तो बत्तियाँ जल जाती हैं। अग्निसूचक घंटी के रूप में, प्रकाश विद्युत गणित के रूप में और टेलीविज़न कैमरों में दृश्य क्रम वीक्षण या स्कैनिंग में इसका उपयोग होता है। आज के इस सेशन को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। अब एक ये यहाँ पर एक लास्ट स्लाइड और देख लेते हैं। ये सहयोग ध्यान किए। जिन लोगों को लगता है कि उनको यह आसानी से याद नहीं होता है या याद हो जाता तो भूल जाते हैं, तो ध्यान करना शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन ध्यान है, इसका यह नंबर है और ये ध्यान